दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में आपने देखा कि राज्य चाहे जिस भी प्रकार के हों उनके पास तीन चुनौतियां होती हैं। पहला कानून बनाने की, दूसरा उस कानून के अनुसार शासन संचालन की, और तीसरा अगर कोई विवाद हो तो कानून के अनुसार ही उसे निपटारे की। तो राज्य चाहे जिस भी प्रकार का हो, पहला जो चुनौती था सरकार के पास वो था कानून बनाने की। तो उस कानून बनाने की चुनौती को जो संस्था सामना करेगी उसे हम विधायिका कहेंगे, यानी विधायिका जो है वो कानून निर्माण करेगी। अब देखते हैं, अगर राजतंत्र है, अगर राज्य राजतंत्र है तो क्या होगा। यहाँ पर जो राजा होंगे उनकी इच्छाएं ही कानून होंगी। राजा का जो मन होगा, राजा जो बोल देंगे वही कानून होगा। धर्मतंत्र की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि जो धर्म की किताब होती है, धर्म की किताब ही कानून होता है, और उसके जो वरिष्ठ उच्चतम अधिकारी होते हैं, धर्माधिकारी जो होते हैं, वो उसकी व्याख्या करते हैं। अंतिम व्याख्याकार वो होंगे, जो व्याख्या करेंगे वही सही होगा। तो वहाँ पर विधायिका आपका किताब ही है, और वो जो आपके धर्माधिकारी हैं वे उसके सर्वोच्च अधिकारी होंगे। और लोकतंत्र जो आधुनिक काल में फैशन में है, ये लोकतंत्र में चूंकि सरकार जनता के द्वारा चुनी गई है तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो कानून बने वो जनता के द्वारा बने। तो लोकतंत्र की हम बात करेंगे क्योंकि अभी ये फैशन में है। आधुनिक काल में लोकतंत्र में जो कानून बनेंगे वो जनता के द्वारा बनाए जाएंगे। तो कुछ देशों में जो विधायिका होती है वहाँ पर सीधे तौर पर जनता की राय जान ली जाती है, जिसे आप रेफरेंडम कहते हैं, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह के थ्रू, जनमत संग्रह रेफरेंडम, इसके थ्रू ये जान लिया जाता है कि जनता की राय क्या है, और जनता की राय से ही सीधे कानून वहाँ पर बना दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल आपका स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड जैसे देशों में आपका क्या होगा कि यहाँ पर रेफरेंडम करा दिया जाएगा और जो जनता की राय होगी कानून का निर्माण सीधे कर दिया जाएगा। लेकिन ये सीधे तौर पर जनमत संग्रह करना सभी देशों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि और सब जो देश है, विशाल देश है, उनकी ज्योग्राफिकल एरिया, भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है, साथ में उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो जनसंख्या जब ज़्यादा हो तो रेफरेंडम मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में कुछ क्षेत्र से वहाँ से प्रतिनिधि चुने जाएंगे, यानी कि उस कंट्री को, उस देश को, उस स्टेट को क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा, और उस क्षेत्र से एक प्रतिनिधि को चुनकर भेजा जाएगा, जिसे मान लिया जाएगा कि वो आदमी जो चुनकर गया है, वो प्रतिनिधि जो चुनकर गया है, वो वहाँ के जनता की आवाज़ है, ये मान लिया जाता है। और ये लोग एक जगह बैठेंगे और वहाँ से कानून का निर्माण करेंगे। तो आजकल जो आपका लोकतंत्र फैशन में है वहाँ पर ये होता है, यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र कहेंगे हम इसे। इस तरह के जो लोकतंत्र होगा उसे हम कहेंगे प्रतिनिधि लोकतंत्र। चीज़ें क्लियर हैं, यानी कि जनसंख्या चूंकि ज़्यादा है, ज्योग्राफिकल एरिया चूंकि ज़्यादा है, तो सीधे लोगों की राय जानना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में पॉकेट्स में, क्षेत्र में उस देश को बांट दिया जाता है और वहाँ से एक प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। वे सारे प्रतिनिधि एक हाउस में बैठते हैं और वहाँ पर जाकर वो कानून बनाते हैं, यानी विधायिका वहाँ पर बनती है आपकी। वर्तमान समय में विधायिका जो होती है आमतौर पर दो सदनों की होती है। जैसे आप भारत में ले लें तो भारत में जो दो सदन हैं, एक है आपका लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। तो ये अधिकतर देशों में, आज के जितने भी देश है, मैक्सिमम कंट्रीज में आपके दो सदनीय विधायिका मिलेगी, दो सदन का। जैसे कि भारत में लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा यानी कि एक सदन में जो लोग चुनकर जाएंगे, जो प्रतिनिधि चुनकर जाएंगे, जनता सीधे उनको चुनकर भेजेगी और वहां पर बैठ के वे कानून का निर्माण करेंगे। तो ये इस तरह के फैशन आज के प्रचलन में है। दो सदनीय विधायिका आमतौर पर वहाँ होती है जहाँ पर राज्य संघीय होती है। संघीय मतलब राज्यों का समूह, संघ हो। जैसे कि भारत राज्यों का संघ है, अमेरिका राज्यों का संघ है, फेडरल सिस्टम है। तो फेडरल सिस्टम में जनरली दो सदन देखे जाते हैं। एक सदन जो लोअर हाउस कहा जाएगा, लोअर हाउस में क्या होगा कि यहाँ पर जो लोग चुनकर जाएंगे वो सीधे जनता के द्वारा चुनकर जाएंगे, जनता सीधे यहाँ चुनकर भेजेगी।
और एक यहाँ पर अपर हाउस कह सकते हैं आप, एक और होता है जहाँ पर जो राज्य हैं, क्योंकि हम फेडरल सिस्टम की बात कर रहे हैं, संघ की बात कर रहे हैं, तो संघ में जो राज्य शामिल हैं, जो संघ में राज्य शामिल हैं, इन राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ चुनकर जाएंगे। और इनका मेन काम क्या होगा कि चूंकि ये हाउस में लोग सीधे चुनकर जा रहे हैं, ये केंद्र की सरकार होगी, ये इनकी शक्तियों को, राज्य की शक्तियों को हड़प नहीं ले, इसलिए यहाँ से कुछ लोग यहाँ पर बैठे होते हैं ताकि ये अपना मनमानी ना कर सके। क्योंकि कोई भी कानून पास होगा तो दोनों सदनों से पास होने चाहिए, तभी वो कानून बनेगा। तो ये दूसरा सदन वहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है जहाँ पर संघ की बात होती है। जैसे आप अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में आपका सीनेट इसी रोल में है कि जो राज्य हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ चुनकर जाएंगे और इनका प्रतिनिधित्व करेंगे और वो इसको सुनिश्चित करेंगे कि राज्यों की शक्तियों को छीन न लिया जाए। भारत में वो राज्यसभा है, राज्यसभा में जो लोग चुनकर जाएंगे वो राज्यों के प्रतिनिधि जाएंगे, और जो केंद्र मजबूत होती है जनरली वो कहीं इन राज्यों की शक्तियों को हड़प नहीं ले, ये उसकी एक तरह से कह सकते हैं कि रखवाली करते हैं। तो दो सदन की आवश्यकता वहाँ जरूर है जहाँ पर आपका संघ हो। हालांकि इंग्लैंड आपका जो है वो इसका अपवाद है, क्योंकि इंग्लैंड में एकात्मक सरकार है और फिर भी वहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स को रखा गया है। इंग्लैंड की अगर आप बात करें तो यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स को रखा गया है, जो कि अपर हाउस है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होता है कि जो वहाँ की परंपरा है उसको ये अक्षुण्ण रखे, सुरक्षित रखे। साथ में क्या कि जो अति विशिष्ट लोग हैं, जो स्पेशलिस्ट लोग हैं, उनको सीधे तौर पर हम संसद में भेज सके, सीधे तौर पर हम विधायिका में भेज सके। तो ये काम हाउस ऑफ लॉर्ड्स का है वहाँ पर। हालांकि वहाँ पर वो राज्यों का प्रतिनिधि नहीं होते हैं, तो ये अपवाद आप कर सकते हैं इंग्लैंड को। अब भारत में देखते हैं क्या होता है। तो भारत में जो आपका अपर हाउस है वो राज्यसभा है। राज्यसभा में जो लोग बैठेंगे वो राज्यों से चुन कर आएंगे, यानी राज्यों और प्रांतों के प्रतिनिधि यहाँ पर होंगे, और इनका काम होगा कि केंद्र जो कि मजबूत स्थिति में होती है वो इनकी शक्तियों को छीन ना ले। क्योंकि कोई भी कानून जब बनेगा तो वो दोनों सदनों से पास होगा, लोकसभा से और राज्यसभा से। तो ये हो गई व्यवस्था अमेरिका वाली, सीनेट वाली। और यहाँ पर इंग्लैंड वाली व्यवस्था भी है कि जो अति विशिष्ट लोग हैं, जो गणमान्य लोग हैं, हम उन्हें मनोनीत करके सीधे राज्यसभा में लाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमारे राष्ट्रपति 12 ऐसे लोगों को मनोनीत करते हैं जो अति विशिष्ट होते हैं। तो हमारा जो राज्यसभा है वो अमेरिका के सीनेट के जैसा भी है और इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के भी जैसा है। भारतीय विधायिका की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लोकसभा है, राज्यसभा है, 2 सदनीय हमारा विधायिका है और एक राष्ट्रपति होंगे। जो दोनों सभाओं से जो बिल पास होगा उसे फिर राष्ट्रपति साइन करेंगे, फिर वो एक्ट बनेगा, अधिनियम बनेगा। लोकसभा में जनता सीधे चुनकर प्रतिनिधियों को भेजेगी और राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधि आएंगे। ये क्लियर हुआ। 2 सदनीय हमारी व्यवस्था भारत की है। और इसमें आप देखेंगे कि लोकसभा को हम निचला सदन कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं, ये बोलचाल की भाषा में इसका यूज़ किया जाता है। राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस बोलते हैं, उचला मतलब ऊपर का सदन बोलेंगे, और ये आपका जो होगा अपर हाउस, ये बोलचाल की भाषा में है। आप देखेंगे कि इस टर्म का संविधान में कहीं यूज नहीं किया गया है। जो आपका लोअर हाउस है, जो आपका अपर हाउस है, ऐसे टर्म का यूज संविधान में नहीं किया गया है। इसका आप खास ख्याल रखेंगे। हम बात कर रहे थे भारतीय विधायिका की, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से ये भारतीय विधायिका बनती है, जो कि हमारा संसद है, और वहीं से हमारे देश के कानून का निर्माण होता है। अब बात कर रहे हैं फेडरल सिस्टम की, तो फेडरल सिस्टम में हमारे राज्य भी है, तो राज्य के अपने विधायिका होगी। तो जनरली जो राज्य हैं वहाँ पर एक सदनीय है, मतलब एक के विधायिका एक सदन है, यानी कि विधानसभा आप देखते होंगे। राज्यों की जो भी राज्य हैं भारत में, जैसे झारखंड, बिहार, तो वहाँ पर क्या है, एक विधानसभा है जनरली, एक सदन
है और यही कानूनों का निर्माण करती है, यही विधायिका है। लेकिन कहीं कहीं किसी किसी राज्य में एक और है, विधान परिषद, यानी वो 2 सदनीय है। यानी हमारे संविधान में ये किया गया है कि अगर कोई राज्य चाहे, अगर वहाँ ज़रूरत है तो विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी हो सकता है। लेकिन जनरली हमारे जो राज्य हैं वहाँ पर एकमात्र विधानसभा है और यही विधायिका राज्यों की होती है और यहीं पर उस राज्य के कानून बनते हैं। तो राज्य अपने कानून बनाएंगे, सेंटर केंद्र अपना कानून बनाएगा और ये कुल मिलाकर हमारी विधायिका है भारत की।